हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा कि चंद्रमा जो प्रतिदिन लगभग 13 डिग्री 20 मिनट या 12 डिग्री रोज का चलता है, उसके भोगांश हमको जन्म के समय कितने मिले हैं। सपोज मान लीजिए किसी जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र के 12 डिग्री और 20 ही अंश ले लेते हैं मान लीजिए, पर हुआ है, मान लीजिए जन्म हुआ है, तो उस व्यक्ति को किसकी महादशा मिलेगी? केतु की महादशा मिलेगी, लेकिन बहुत थोड़ी मिलेगी। थोड़ी क्यों मिलेगी? क्योंकि मात्र 1 डिग्री रह गई है इसकी पूरी होने में, लेकिन क्रम वही मिल जाएगा, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। इसी तरह से किसी जातक का जन्म यदि चंद्रमा के नक्षत्र में होता है, मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र में किसी जातक का जन्म है, ठीक है, और रोहिणी नक्षत्र में उसे मान लीजिए मोटा मोटी 15 डिग्री का मिल गया, सपोज 15 डिग्री के ऊपर किसी जातक का रोहिणी में जन्म हुआ, तो रोहिणी नक्षत्र हम जानते हैं कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो अब चंद्रमा की महादशा होती है 10 वर्ष की, तो 15 डिग्री तो ऑलरेडी जा चुकी है, अब आगे की 15 डिग्री इसको भुगतनी है, तो मोटा मोटी चंद्रमा की 5 साल की महादशा इस जातक को जन्म के समय मिलेगी। ये सब कैलकुलेशन आप जब अपने माइंड में घुमाएंगे तो आपको धीरे धीरे फिंगर पे करना आ जाएगा। तो आदि दशा यहाँ पर रोहिणी चंद्रमा की मिल गई, फिर चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र, इस तरीके से हमको ये सिस्टम क्रम मिलेगा। सपोज किसी का मान लीजिए भरणी नक्षत्र का जन्म है, तो भरणी नक्षत्र किसका है? शुक्र का है। अब मान लीजिए वही 15 डिग्री की मिल गई या 21 डिग्री के आसपास मिल गई, सपोज मान लीजिए 21 डिग्री की भरणी नक्षत्र में किसी को चंद्रमा मिल गया। चंद्रमा से देखते हैं इसको, चंद्रमा कितने डिग्री का है, तो चंद्रमा मान लीजिए 21 डिग्री का मिल गया, तो आप ये सोचो कि 7 7 14 7 या 21 7 चौक 28, तो लगभग मोटा मोटा जो है 3 मतलब 1 चरण और उससे थोड़ा अधिक रह गया, 1 चरण से थोड़ा अधिक रह गया। तो जो दशा 20 साल की थी, शुक्र की जो दशा 20 साल की थी, उसका 1/4 कितना होगा? 5 चौका 20, तो उसको 6 साल 7 साल 8 साल, बस इससे ज़्यादा की दशा शुक्र की नहीं मिलेगी। तो ये कैलकुलेशन हम अगर 2-4 बार अपने माइंड में लगाएंगे, उसे घुमाएंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखिए ना, शुक्र की महादशा 20 साल की है, चंद्रमा की 10 साल की है, इसी तरह से केतु की 7 साल की है और मंगल की भी 7 साल की है। सूर्य की महादशा होती है 6 साल की होती है। अब किसी को मान लो मध्य में मिल गया 16 डिग्री का सूर्य, तो उसे 6 साल में मात्र 3 साल, मोटा मोटी 3 साल की महादशा उस वक्त जन्म के समय मिली। समझ रहे हैं आप? देखिए, सूर्य की महादशा होती है 6 साल की, 6 ईयर्स की पूरी। यदि किसी का जन्म 0 डिग्री कुछ मिनट पे हो गया, मतलब जन्म का चंद्रमा इस कृतिका नक्षत्र में किसी का 0 डिग्री और कुछ मिनट पे जन्म हो गया, सपोज मान लीजिए 30 ही मिनट ले लीजिए आप, 0 डिग्री 30 मिनट पे जन्म हो गया, तो पूरी मोटा मोटी पूरी 6 साल की सूर्य की महादशा मिल जाएगी। तो ये कैलकुलेशंस हैं जो अक्सर ज्योतिष को अपने माइंड में घुमाने चाहिए, जिससे कि हॉरोस्कोप हमारे पास आता है तो हम एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। जैसे बच्चों का कैरियर का टाइम आता है कि भाई 18 साल के बच्चे होने वाले हैं, वो क्या कैरियर लें, आगे कहाँ बढ़ें, तो अगर हमें एक अंदाज़ा है कि भाई लगभग आधी सूर्य की मिली थी, तो भाई 3 साल की सूर्य मिली, फिर चंद्र मिल गई, फिर मंगल मिल गई, तो हम उससे हिसाब लगाएंगे कि अच्छा जब ये 18 साल के होंगे तो इनको कौन सी दशा मिल रही होगी। मोटा मोटी एक अंदाज़ा लग गया कि भाई हाँ राहु की मिली होगी है या किस ग्रह की मिली होगी। फिर उसमें हम आराम से देख लेते हैं कि अंतर्दशाएं कौन सी हैं, क्या कैरियर हो सकता है, क्या जो हम कैरियर हॉरोस्कोप के प्रॉमिस में चाह रहे हैं, क्या दशाएं उसको फेवर करेंगी नहीं करेंगी, मन लगेगा बच्चे का उस समय पढ़ने में या नहीं लगेगा, कंपटीशन क्रैक कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो और दशाएं जो होती हैं, जितना ही हमारा जन्म का समय एक्यूरेट होता है उतनी ही एक्यूरेसी से हमें दशाएं मिलती हैं। और तभी वो कई बार देखने में आता है कि कोई कैलकुलेशन हमने करी तो वो समय फिक्स नहीं हो पाता, या 2-4-6 महीने बाद होता है वो काम, या नहीं हो पाता है। तो उसमें ज़्यादातर यही होता है कि जन्म के समय में जब एक्यूरेसी नहीं होती है तो फिर दशाओं में भी फ़र्क आता है। इसीलिए कई बार जो सावधान एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो पहले ही कह देते हैं कि देखिए 2-2.5 महीने का तो प्ले रहता ही है, 2-2.5 महीने का तो समय में अंतर कहीं ना कहीं आ ही जाता है, क्योंकि नोट करने में समय के और कितनी एक्यूरेसी से पेरेंट्स ने नोट किया है, कितनी एक्यूरेसी से हमने नोट किया है, ये चीज़ कई बार बहुत क्लियर नहीं होती है। तो हमने यहाँ पे 9 ही नक्षत्रों को लिया है। थोड़ा आपको टीडियस जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे और इसको मोटे तौर पे समझिए
बहुत ज़्यादा भोगांशों के अंदर मत जाइए। एक रफ कैलकुलेशन समझ लीजिए कि चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र को क्रॉस करता है, दूसरे दिन दूसरे नक्षत्र को क्रॉस करता है, तीसरे दिन 1/4 जैसे ही तीसरे नक्षत्र में पहुंचता है तो राशि बदल जाती है। ये आप लोग पंचांग वगैरह से भी देखते हैं, पेपर में भी आता है कि 2 दिन तक एक ही राशि के बारे में बताते पंडित जी, तीसरे दिन तीसरी राशि के बारे में बताने लग जाते हैं, है ना। तो ये ऐसे ही है, ये केतु का नक्षत्र है, ये केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, इसी तरह से ये क्रम से, जैसे जो हमारा महादशाओं का क्रम हमने इसीलिए आपको इसके पहले पढ़ाया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नक्षत्र किस मतलब ग्रह से के अंतर्गत आता है ना। और आपको बता दिया था कि अश्विनी मघा और मूल ये जो 3 नक्षत्र हैं वो मूल के हैं। इसी तरह से अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती जो बुध के 3 नक्षत्र हैं वो भी मूलों के हैं, है ना। तो नक्षत्र इसी तरह आएंगे, 3-3 नक्षत्रों, ये 3-3 4-4 राशियां और 9-9 नक्षत्र को हम लेंगे। तीसरा नक्षत्र पूरा नहीं होता है, यदि वो तीसरा है, पहले से गिन रहे हैं तीसरा, तो वो पूरा नहीं होगा। और अगर हम लास्ट से गिन रहे हैं तो 7वां नक्षत्र पूरा नहीं होगा, 9वां और 8वां और 9वां पूरा होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसी के अंदर ये कॉलम पूरा करना है, मतलब हमें घुमा फिरा के इसे पूरा ही करना है। तो ये 4-4-1 हो जाता है और नीचे वाला इधर से 1-4-4 हो जाता है। ये बीच वाला जो होता है वो 3-2-4 होता है, 3-4-2 होता है। और ये उससे अगला वाला जो है मिथुन का, ये 2-4-3 होता है। ये एक दूसरे से विपरीत होते हैं। या हम ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई पहली बार में पहले जो नक्षत्र होते हैं उनमें एक चरण इधर आता है, 3 इधर जाता है, फिर दूसरे वाले में 2 जाते हैं और फिर 2-2 जाते हैं, फिर 3 और 1 हो जाता है, इस तरीके से। यानी कि ये घटते बढ़ते क्रम में यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आता है इसमें, और ये लास्ट में 1 आ जाता है। या हम उल्टा करें तो ऐसे होता है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ पे 1 है। तो ये अपना तरीका है, कैसे भी आप याद कर लीजिए इसको, पर ये आपको दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि 2.25 नक्षत्र के बराबर एक राशि होती है, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र तो क्रॉस करता ही करता है, किसी किसी दिन वो 2 नक्षत्र क्रॉस करेगा, क्योंकि जब उसकी राशि के 30 डिग्री पूरे होंगे तो वो दूसरे नक्षत्र पे चला जाएगा ना, तो राशि वहाँ पर बदल जाएगी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा है कि जितने डिग्री का आपका चंद्रमा है उसके अनुसार आप ये लगाइए कि किस चरण में, किस नक्षत्र में, किस चरण में जातक का जन्म हुआ है। उसके अनुसार ही उन्होंने नाम भी दिए हैं, अक्षरों के नाम दिए हैं जन्म के नाम डालने के लिए, और उसी के अनुसार महादशा लगती है और उसी के अनुसार राशि का जो है कैलकुलेशन होता है। कि सपोज मान लीजिए किसी का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसके अनुसार उसको राशि मिलेगी कि कौन सी राशि है। किसी का भरणी में जन्म हुआ है तो उसको मेष राशि मिलेगी, है ना, क्योंकि अश्विनी भरणी कृत का ये मेष राशि के अंतर्गत आ रहे हैं, तो मेष राशि मिलेगी भरणी नक्षत्र हुआ तो। किसी का रोहिणी का जन्म हुआ है तो उसको वृष राशि मिलेगी, ये वृष राशि है यहाँ पर। इसी तरह से किसी का आद्रा का जन्म हुआ है तो उसको मिथुन राशि मिलेगी, किसी का पुष्य नक्षत्र का जन्म हुआ तो कर्क राशि मिलेगी। अब उसके बाद कितने डिग्री का चंद्रमा मिला है हमें उस नक्षत्र में, उसके अनुसार हमें महादशा मिलेगी और फिर वो क्रम चलेगा। सपोज किसी का आद्रा में जन्म हुआ तो उसको जन्म के समय राहु की महादशा मिली है उस बच्चे को, क्योंकि राहु का ही नक्षत्र है ये। और फिर कितनी मिली है वो भोगांशों पे आधारित होता है, उसकी कैलकुलेशन होती है। लेकिन आजकल आपके पास कंप्यूटर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें अंदाज होना चाहिए कि आधी मिली है, दूसरा चरण है तो आधी से कम मिलेगी, तीसरा चरण है तो 1/4 के आसपास मिलेगी, पहला ही चरण है तो 1/4 नहीं मिलेगी, बाकी तो 3/4 लगभग मिलेगी। तो ऐसे अगर हम अपने माइंड में थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन घुमाएंगे ना तो हमारी पकड़ ज्योतिष के ऊपर अच्छी होगी। तो हम आज के लिए इसको इतना ही ले रहे हैं। दोबारा हमें नक्षत्रों का करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो अभी एक ही कॉलम किया है, 9 ही नक्षत्र किए हैं। अभी हमको 10 से लेकर और 18 तक भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वापस एक बार नक्षत्रों का 2 चैप्टर हमको और लेने पड़ेंगे नक्षत्रों में, क्योंकि हमने अभी ये 9 ही नक्षत्र लिए हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और अगले वीडियो में अगले 9 नक्षत्र लेंगे और उसको भी आपको इसी तरह समझाएंगे। तो अभी घबराइएगा नहीं, 2 बार और यही सब कुछ कहानी बताई जाएगी तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। और अगर इस कंटेंट में कोई तकलीफ़ है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सरल और रुचिकर ढंग से ज्योतिष को पढ़ने के लिए आप अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ जुड़े रहिए। और भी आगे आगे हम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और सीखेंगे ज्योतिष को। ये विषय बहुत अच्छा है, इसको सीखना अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है। हर कोई नहीं सीख सकता, पर अगर हम सीख सकते हैं तो क्यों ना सीखें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।